गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में आपका बायोलॉजी से बहुत सारे चीजों का टेंशन खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूं सर कि मैं पढ़ाता वही हूं जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है। ठीक है सर। देखो अब एक बात और है सर कि बायोलॉजी का ये जो हमारा ये क्लास लाने का मकसद ये था ना कि इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, और यही सब सवाल आपके एग्जाम में हूबहू चमकने वाला है। ठीक है सर, चलिए हम लोग थोड़ी सी एकदम गाड़ी को एकदम तेज गति में हाकेंगे सर, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अब टाइम नहीं है। तो गाड़ी को अगर धीरे धीरे हाकेंगे ना तो पता चलेगा कि गाड़ी धीरे आ गया, एग्जाम खत्म हो गया। ठीक है सर, आइएगा सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम, आज आपको लगभग 10 सवाल है। ठीक है, लगभग नहीं 10 सवाल आपका है। ठीक है, आना देखो, और एक अंतिम वाला जो सवाल है वो आपको बनाना है सर। ठीक है, चलिए आइएगा। क्या कहता है क्वेश्चंस, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, एक नंबर सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। एक नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करे। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण भी व्यक्त करना है। अब आ जाओ सर, कहने का सेंस है इसका, ये सवाल को कहने का सेंस है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण को भी व्यक्त करना है। आए तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सबसे पहले आपको प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा देना है। ठीक है, इसके बाद इसका ये समीकरण है, तो इसके समीकरण में यहां पे होगा सूर्य की प्रकाश। समीकरण को थोड़ा सा भी यहां पे ठीक करना है। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या सर कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल बोले तो H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपके दिमाग में नहीं गया होगा हमारा पता है ना, आपके दिमाग में ननु गया सुनो सर, अब जाएगा। देखो कहता है ना कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण कौन सी पौधे, मेरे साथ बोलो ना, हरे पौधे के सूर्य के प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा, मेरे साथ बोलो ना जरा, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या, क्लोरोफिल नामक वर्णक। कौन सा नामक वर्णक, तो क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में क्या, CO2 प्लस जल, CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसके द्वारा, CO2 और जल द्वारा क्या निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट निर्माण करता है, उसे करता है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है। और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है, चलो तुमको दिल से निकाल दिए बोर्ड एग्जाम तक, है ना सर। आना, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने क्या बोला, परिभाषा को भी सर याद करने का कुछ तरीका होता है। जैसे तैसे याद करोगे ना सर तो जैसे तैसे जिंदगी में भटकल बोलोगे। जिंदगी में मैथ और साइंस रटने वाली चीज नहीं है मेरे यारो, ये प्यार करने वाली चीज है ना। हमने क्या बोला है कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके, सूर्य के प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा, बोलो बोलो बाबा, नहीं बोलोगे रे, जो है ना वो छोड़ के चल जाएगी, उसके पास मैसेज कर देंगे। बोलो मेरे साथ, आना, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या, क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बोले तो H2O द्वारा, ये द्वारा है, ठीक है सर, टाइपिंग में ऐसे लिखा था द्वारा, लेकिन टाइपिंग में आपको ऐसे लिखा था, ठीक है, द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलोगे गुरुजी, अरे बोलो ना सर जी, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना सर, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस समीकरण में व्यक्त करे, इसे समीकरण में व्यक्त करे। कहता है प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य की प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण होता है 6CO2
प्लस 12H2O। अब यहां पे आना, ये आपको होता है सूर्य की प्रकाश, ठीक है। ये क्या होता है? सूर्य प्रकाश। ये क्या होता है सर? ये सूर्य प्रकाश, ठीक है। नीचे क्या होगा सर? ये क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल। बनाता क्या है? C6H12O6 बोले तो ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। प्लस क्या? H2O। प्लस क्या? कितना H2O? 6H2O। यही हमारा क्या होता है? समीकरण होता है, ठीक है। बस यहां पे आपको कर देना है सूर्य की प्रकाश, ठीक है। यहां पे क्या कर देना है? सूर्य प्रकाश कर देना है, ठीक है। और नीचे में आपको यहां पे कर देना है क्लोरोफिल। बस फॉर्मूला बन गया। तो हमने क्या बोला सर? इसका जो समीकरण होता है ना, इसका समीकरण यही होता है, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस H2O। यहां तक कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो न रे बाबा, तेरे प्रत्येक कष्ट को मैं दूर कर दूंगा सर, झटके में। आना अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर आपका 2 क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? हाँ, कैसे होती है? बोला आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है और कैसे होती है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। बट वो कैसे होता है उसी को हमको बताना है, ठीक है। चलो आ जाना सर। सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे यारों। कहता है ना सर कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है और कैसे होती है? तो कहता है क्या कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो मेरे साथ बोलना दो रे मोहतरमा, घेंघा रोग होता है। कौन रोग होता है जी? घेंघा रोग होता है। आना फिर कहता है आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्थापित नहीं हो पाता है। अच्छा, कहता है क्या आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्थापित नहीं हो पाता है। हाँ ना, उचित मात्रा में स्थापित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है। हाँ, ये उचित मात्रा में स्थापित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। फिर कहता है जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाती है। जिसके फलस्वरूप गले में क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा खींच दो ना, ये बज रहा है यहाँ पे। जिससे क्या हो जाती है? गले में सूजन हो जाती है। और शरीर के इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। शरीर की इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। हमने क्या बोला है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है मेरे यारों? घेंघा रोग होती है। अब मैंने बोला कि आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन, कौन नामक हार्मोन? थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्थापित नहीं हो पाती है। जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। जब वो उचित मात्रा में थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्थापित नहीं हो पाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाती है। अब गला फूल जाएगा, और जब गला फूल जाएगा तो शरीर की इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। आप जरा बताना मेरे यारों कि ये आपको क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ना सर तो सभी दोस्तों के पास शेयर तो करना बनता है, और चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब तो करना बनता है सर। और अच्छा लगा तो लाइक भी तो करना बनता है ना सर? क्योंकि सर एक टीचर ना सर बच्चे से बड़ा उम्मीद रखता है, और बच्चा जो है ना सर वो टीचर से बड़ा उम्मीद रखता है सर। क्योंकि हम दोनों का जो संबंध है ना सर, वो दुनिया का कोई संबंध नहीं टूट सकता है। क्योंकि माता पिता गुरु, यही 3 लोगों का संबंध बड़ा तगड़ा होता है। और यही 3 इंसान आपको सही रास्ते पे दिखा सकते हैं सर, सही रास्ते पे चला सकते हैं। क्योंकि माता पिता गुरु जो होते हैं ना सर, वो बड़ा सम्मानित लोग होते हैं, ठीक है। आना अगला आना सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। क्या कहता है ना सर कि साइटोकाइनिन के 3 कार्यों को लिखिए। अच्छा, साइटोकाइनिन क्या होता है? कोई किसी को पता है? नहीं पता है? अच्छा, अब बोर्ड एग्जाम पास में है? अच्छा, ज्यादा क्लियर करके नहीं बताबे? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा बताइए जिससे बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाए। ओके, हम समझ गए आपको क्या चाहिए। बाबा अभी एग्जाम में 15 दिन है ना, तो अभी बढ़िया वाला डोज चाहिए। हमारा पास सब तरह का डोज होता है, ठीक है। आ जाओ
आना। अब देखो सर, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए ना, अगर आप यहां से नहीं लिख पाते तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, साइंस में हमने टॉप 110 को सब्जेक्टिव करवाया है, ठीक है सर, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, और हमने सब्जेक्टिव करवाया है साइंस में, ठीक है। सोशल साइंस में भी हमने करवाया है, मैथ में भी हमने करवाया है, बहुत सारी चीज हमने हिंदी में भी हमने करवाया है। तो वो सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, सभी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साइंस के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, ठीक है। तो जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, और वो सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलता है सर। कहां मिलता है? तो ये आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा सर, ठीक है। हाँ, यहां पे आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स मिलता है, जो कि सर मात्र 99 रुपया में। कुछ और वो मिलता है सर, हाँ, ये बात को ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना तो समरा जेल भोगा देगा, हाँ है ना। अब देखो सर, बात ये कि इसमें ज्वाइन कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे एक आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। चाहे पे फोन चाहे पेटीएम से, बस ये दो गो सिवा तीसरा कोई उपयोग मत करना। पे फोन चाहे पेटीएम से आप इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आप मैसेज में लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपको तुरंत प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर देगा, और पिछला जितना भी पीडीएफ होगा ना, वो सारे पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा, आप उसको तुरंत पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। आप देखना, बात ये है सर कि दूसरी बात देखो ये है ना कि आपके तक अगर कोई चीज़ फ्री में मैं दे दूंगा ना, तो उसका इज्जत थोड़ा सा आप लोग नहीं कीजिएगा। ये बात सबके पास पता, ये बात सबको पता होगा, इसलिए सर मेरे को भी मेहनत लगता है भाई, तो मैं भी तो कुछ चीज़ को थोड़ा सा मैं भी, कोई इंसान अगर मेहनत कर रहा है तो उसका भी तो कुछ लालच होगा सर। तो प्यार आप लोग करना सर, बस आपके प्यार के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा सर, ठीक है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाऊंगा सर, और पढ़ाऊंगा वही जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है, ठीक है सर। ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात ये भी है ना कि इस ग्रुप में आप ना तो किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। आपके पास मैसेज जाएगा मेरा नंबर बन करके, ब्रास्केट के थ्रू आपके पास पीडीएफ जाता है, ठीक है, जिसमें कोई मतलब किसी का नंबर शो नहीं करता, ठीक है। आना। अब क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। और एक बात और भी है सर, इस नंबर पे आपको कॉल करने के अलाउ नहीं है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना सर। कहता है क्या कि साइटोकाइनिन के 3 कार्यों को लिखे। साइटोकाइनिन के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। साइटोकाइनिन के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। आना। 1 नंबर में कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिकीय द्रव का क्या? कोशिका द्रव का क्या? विभाजन। ये किसका काम है? साइटोकाइनिन का कार्य है, ठीक है सर। आना। दूसरा नंबर में क्या है? पौधे के पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखता है। कौन? साइटोकाइनिन। कौन रखता है? साइटोकाइनिन। कौन रखता है? साइटोकाइनिन, ठीक है। आना। तो साइटोकाइनिन का बहुत ही बेहतरीन कार्य है सर। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि पौधों के पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखता है। कौन? साइटोकाइनिन, ठीक है। पौधे के पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखता है। कौन? साइटोकाइनिन, ठीक है। आना। 3 नंबर में कहता है पत्तियों में जीर्णता का रोकता है। पत्तियों में जीर्णता को क्या करता है? रोकता है। जीर्णता को रोकता है। कौन? साइटोकाइनिन, ठीक है। तो हमें क्या 3 कार्य हमको बोला था, हमने 3 कार्य लिख दिया, ठीक है। जितना बोलेगा उतने करना, ज्यादा मत करना, ठीक है, वरना शादी भी नहीं होगा सर। आना। कहता है कोशिका द्रव का विभाजन करना। आना। फिर कहा पौधे के पत्तियों को अधिक समय तक, पौधे का जो पत्ती होता है ना वो अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखता है। कौन? साइटोकाइनिन। अच्छा, पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है सर वो हरा भरा क्यों दिखता है? उसमें क्लोरोफिल के कारण वो क्या दिखता है? हरा भरा दिखता है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि पेड़ पौधे की पत्ती जो होती है वो हरे भरे क्यों दिखते हैं? तो वो क्लोरोफिल के कारण दिखते हैं सर, ठीक है। आना। कहता है पत्तियों में जीर्णता को रोकता है। कौन? साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन के कारण ही पत्तियों में क्या होता है? जीर्णता को क्या करता है? रोकता है सर, ठीक है। चलो आना। अगला आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ सर। 4 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। आना सर। मेरे को गाना वाना आता नहीं है सर, मैं सिर्फ मजाक से लिए गा देता हूँ, ठीक है। आना। कहता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व है? कहता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व है? सवाल तो बड़ा रोमांटिक है सर। ये सवाल को पढ़ने के बाद ना, इस क्लास को देखने के बाद ना, आप भी रोमांटिक हो जाइएगा। आना सर। मास्टर संदीप कुमार के पास ना सवालों रोमांटिक होता है। आना सर। हमने क्या बोला है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है, ठीक है। पौधों की जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा प्रवाहित होती है। पौधों की जड़ से चोटी तक, जड़ से चोटी तक क्या होती है, चोटी तक जल की धारा प्रवाहित होती है। यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही संपन्न होती है। पौधों के जड़ से चोटी तक जल की जो धारा प्रवाहित होती है, वो क्रिया जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन के ही कारण संपन्न होती है। हमने क्या बोला कि पेड़ पौधों के जड़ से चोटी तक जो जल का धारा प्रवाहित होती है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही संपन्न होती है, ठीक है। हमने यही लिखा है ना। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। कौन? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है सर वो खनिज, यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। कहता वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में ताप संतुलन बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में ताप संतुलन बना रहता है। पौधों में जो ताप होता है सर वो संतुलन बना रहता है। किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन के कारण, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पेड़ पौधे के जड़ से चोटी तक जो धारा, जल की जो धारा प्रवाहित होती है वो वाष्पोत्सर्जन के ही कारण संपन्न होती है, जिसके कारण ताप क्या होता है सर? संतुलन बना रहता है, ठीक है। आना तो हमने क्या बोला सर, एक बार मेरे साथ बोलो ना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। नहीं बोलोगे? अरे बोल ना दो रे भाई, आ जाओ। कहता है ना सर कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है पौधों की जड़ से चोटी तक, पौधों की जड़ से चोटी तक जल की धारा प्रवाहित होती है। यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन के कारण ही संपन्न होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में ताप संतुलन बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में ताप संतुलन बना रहता है। तो एक बार मेरे साथ है ना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, सब भाई साथ में बोलेंगे। नहीं बोलोगे? अच्छा, इससे पहले ये बता देना सर कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर, और सभी दोस्तों को शेयर करके भी बता देना, क्योंकि सर मैं अपना 100% सिर्फ और सिर्फ आपको देता हूं सर। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आप भी थोड़ा दीजिए सर, ठीक है। बस अपने परिवार के ऊपर और अपनी पढ़ाई के ऊपर सर, क्योंकि माता पिता आपकी सपना उनकी आंखों में चलता है सर। उनकी सपना को पूरा करना है सर, क्योंकि जब पिताजी हल चलाते होंगे ना सर तो उनकी शरीर पे ना सर एक अच्छा गमछा भी नहीं होता है, और आपके शरीर पे इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं सर। तो उनके भी शरीर पे कपड़ा लाना है तो आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ना पड़ेगा सर। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए मेरे यारो, हर इतिहास को बदल देंगे, ठीक है। आना, क्योंकि पढ़ाई में वो ताकत होती है। चलो आना, अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ये सवाल जो है ना सर वो बड़ा ही रोमांटिक सवाल है। हाँ, आजकल मेरे पास सवालों रोमांटिक होता है। कहता है ए लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देकर कीजिए। हमें क्या बोला है? एक लिंगी और द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देकर कीजिए। एक लिंगी और द्विलिंगी का परिभाषा एक एक उदाहरण देकर कीजिए। एक लिंगी बोले तो एसेक्सुअल और द्विलिंगी बोले तो बाइसेक्सुअल, ठीक है सर। आना, अब इस बात को समझना कि ऐसे जीव जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक लिंग हो, अगर मेरे अंदर अगर मर्द का अगर ताकत है तो सिर्फ मर्द का ही ताकत हो, महिला में सिर्फ महिला का ताकत है तो सिर्फ महिला का ही ताकत हो, ठीक है। तो हमें एक लिंगी का मतलब होता है सर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल हो, ठीक है। अगर उन एक लिंगी को अगर संतान की उत्पत्ति करना होगा तो वो किसी महिला से, या अगर महिला है तो वो पुरुष से, और पुरुष है तो महिला से संभोग करेगा सर, तभी संतान की उत्पत्ति करेगा, ठीक है। आना, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। आना, कहता है अब इसका उदाहरण देकर भी हमको समझाना, ठीक है। कहता है एक लिंगी मतलब एसेक्सुअल, कहता है वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। मतलब वैसे जीव जो दूरिये से दिखाई दिया कि मर्द है, वैसे जीव जो दूरिये से दिखाई दिया कि औरत है, ठीक है सर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? एक लिंगी जीव कहते हैं, ठीक है। आना, हम लोग एक लिंगी जीव में है, ठीक है।
आना। कहता है वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें क्या कहते हैं? एकलिंगी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा? मनुष्य। ठीक है, आना। अब द्विलिंगी में हम लोग आते हैं सर। ठीक है, कहता है वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ, केचुआ को अगर बच्चा पैदा करना होगा तो किसी से उसको संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद से संभोग कर लेता है और बच्चा पैदा कर देता है। हाँ, क्योंकि इसके पास दोनों लिंग होता है सर, औरत वाला भी और मर्द वाला भी। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, जब इनको बच्चा को पैदा उत्पत्ति करना होता है तो वो किसी से संभोग नहीं करता, वो खुद से संभोग करके अपनी बच्चा को उत्पत्ति कर लेता है। ठीक है ना, तो हमने बोला सर क्या कि वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें क्या कहते हैं? एकलिंगी। और उदाहरण में अगर है तो मनुष्य। द्विलिंगी का मतलब वे जीव जिनमें नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होने क्या कहते हैं? द्विलिंग। जैसे केचुआ। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर हम लोग आते हैं 6 की तरफ। कहता है श्वसन, क्या श्वसन और दहन में दो दो अंतर लिखे। श्वसन और दहन में क्या करना है? दो दो अंतर बताना है, एक एक नहीं, दो दो अंतर बताना है। ये क्वेश्चन ना सर शायद हम बताए हैं आपको, ऐसा मेरे दिल बता रहा है। ठीक है, शायद मैं बताया हूँ, और जो लोग पढ़ा होगा ना 120 प्लस सीरीज में तो ये शायद हम करवाए हैं। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारा सवाल हम करवा चुके हैं। ठीक है, चलो आ जाना, बट टेंशन नहीं लेना, बट शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्लासेस को देखते रहना, और बस बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लेस कर देना सर, ऑल नोटिफिकेशन कर देना, तभी आपको मेरा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा आपके तक। ठीक है, आना। कहता है शोषण और दहन में निम्न दो अंतर लिखे। शोषण का दो अंतर और दहन का दो अंतर लिखना। ठीक है सर, आना। कहता है क्या शोषण और दहन में निम्न अंतर है। ठीक है, तो आपको बीच में वो लाइन देना है इस प्रकार से, एक साइड आपको शोषण लिखना है, दूसरी साइड आपको क्या लिखना है? दहन लिखना है। ठीक है सर, आ जाना। कहता है क्या सर, एक नंबर में शोषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। शोषण क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है। दहन क्या है? तो एक अजैविक रुक जाओ, ये अजैविक, ये क्या है सर? अजैव। ये अजैविक भी बोल सकते हैं या अजैव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अजैविक क्रिया है या फिर अजैव क्रिया है। ठीक है, आ जाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग कर दिया है। शोषण एक जैव रासायनिक क्रिया है, दहन क्या है सर? तो एक अजैव क्रिया है। ठीक है, अजैविक क्रिया है या अजैव क्रिया है। ठीक है, आना 2 नंबर में। कहता है शोषण में पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। शोषण में जो पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। ये सवाल बोल रहा है, शोषण में पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इसमें पदार्थों का तीव्र गति से, मतलब तेजी गति से ऑक्सीकरण होता है। दहन में जो पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो तेजी गति से होता है। ठीक है, लेकिन शोषण में जो पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो धीमी गति से होता है। शोषण एक जैव रासायनिक क्रिया है और दहन जो है वो एक अजैव क्रिया है। ठीक है, अजैविक भी बोल सकते हैं या फिर अजैव क्रिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाना, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो सर, आना सवाल नंबर हम लोग आते हैं कितना में? तो हम लोग 7 नंबर सवाल की तरफ आते हैं सर। ठीक है, 7 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग देखते हैं और सवाल को हम लोग क्या करते हैं? फोड़ते हैं। कहता है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? बड़ा ही सटीक सवाल है, बड़ा ही रोमांटिक सवाल है। आजकल मेरे पास सवालों रोमांटिक होता है मेरे भाई। आना। कहता है क्या सर? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। तो 1 नंबर में आपको प्रकाशानुवर्तन लिख के देना है। कहता है पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं। पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। हमने क्या बोला है कि पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं। पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। हमने क्या बोला कि पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। गुरुत्वानुवर्तन आना। कहता है गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं? तो पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं। पौधे की जड़, यहां पे शीर्ष, यहां पे जड़। पौधे की जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन कहेगा तो पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे
गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। तो हमको यही बोला था सर कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर है। तो कहता है क्या सर, कुछ नहीं, देखो इसका शीर्ष रहेगा प्रकाश की दिशा में अग्रसर, इसका जड़ रहेगा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर। कहानी खत्म। चलो अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। 8 नंबर सवाल। देखो सर 8 नंबर सवाल थोड़ा सा देखोगे ना सर तो आपके अंदर कुछ फील होगा, वो वाला फील मत समझना, क्या तुम लोग का दिमाग नो बड़ा कुरफायत वाला है, हमको पता है नो रे। तू सब कोने कोने सोचता है ना, इनो सोचता है उनो सोचता है, हर जगह तुम लोग सोचता है, हमको पता है ना, इसलिए सोचा सोचे बंद करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो बकलूला सब। देखो इधर तो 5 साल के बाद कहोगे ना, है दैया हमने तो लुट गया रे, हमने तो मिट गया रे। सर ये बात बोलने से पहले तुम संभल जाओ, तुम्हें संभालने के लिए आ गया है सर ना, तो संभल जाओ। आना कहता है क्या सर कि जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? क्या जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? जीव मंडल क्या है? जीव मंडल को परिभाषित करें। जीव मंडल किसे कहते हैं? जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आना कहता है क्या सर कि जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। हाँ, जीव मंडल जो है वो जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। संसार के विभिन्न परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं, इसी प्रक्रिया को जीव मंडल कहते हैं। हमने क्या बोला सर? थोड़ा थोड़ा कान में गया बट दिल में नहीं गया। दिमाग में तो चल गया होगा लेकिन दिल में नहीं गया। अब हम दिल में पेश देते हैं। देखो कहता है जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे, बोलो बाबा बोलो न रे, बड़ा स्तर है। हमने क्या बोला? जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है, ठीक है। फिर कहता है संसार के विभिन्न परितंत्र एक साथ मिलकर, संसार के विभिन्न परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करता है। संसार के विभिन्न परितंत्र, संसार के विभिन्न परितंत्र एक साथ मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई कष्ट, कोई परेशानी है तो बता दो मेरे यारों, आपकी सारी परेशानी को मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। आना हमने क्या बोला है कि जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। संसार के विभिन्न परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। संसार के विभिन्न परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। आना यहाँ तक कोई परेशानी, कोई कष्ट है? शादी करे वो तो हाल हो जाएगा इसी सर। ये पढ़ो लिखो ना, 16 से 22 साल तक उम्र में पढ़ो सर, ठीक है। जवानी और पढ़ाई एक के साथ आता है, बट हमको पढ़ाई को देखना, जवानी 23 साल में भी आ जाएगा सर, है ना। आना अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। देखो सवाल नंबर 9 नंबर सवाल को देखो ना सर तो कुछ और वो फील होगा। हाँ सवाल बड़ा अच्छा है। कहता है क्या कि मछली मच्छर केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। किसका किसका? हमको बोला है ना सर कि हमें मछली का श्वसन अंग का नाम लिखना है, मच्छर के श्वसन अंग का नाम लिखना है, फिर केचुआ के श्वसन अंग का नाम लिखना है, फिर मनुष्य के श्वसन अंग का नाम लिखना है, ठीक है। देखो मछली के श्वसन अंग का नाम होता है गलफरा, ठीक है। मच्छर के श्वसन अंग का नाम होता है श्वासनाक, ठीक है। आना केचुआ का श्वसन अंग का नाम होता है त्वचा, और मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है सर वो क्या होता है? नाक होता है। हम लोग नाक से श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं सर, ठीक है। तो हमको यही बोला था कि मच्छर का श्वसन अंग का नाम बताइए, मछली का श्वसन अंग का नाम बताइए, मच्छर का श्वसन अंग का नाम बताइए, केचुआ का श्वसन अंग का नाम लिखाइए, मनुष्य का श्वसन अंग का नाम बताइए। तो मछली का होता है गलफरा, मच्छर का होता है सर श्वसन नाक, ठीक है। आना केचुआ का होता है सर त्वचा, ठीक है। आना मानव का होता है सर मानव या फिर मनुष्य, मानव या मनुष्य। यहाँ पे मनुष्य भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे मानव भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। आना इसका क्या होता है? श्वसन अंग नाक होता है सर, ठीक है। चलो आ जाना। अगला क्या कहता है सर? देखो 10 नंबर, ये 10 नंबर में कहता है ना सवाल, क्या 10 नंबर में सवाल कहता है कि हमें बोला सर कि निषेचन क्या है? क्या निषेचन क्या है? निषेचन क्या है सर? इसका उत्तर आप अपना
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर, ठीक है। एक छोटा सा उत्तर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका उत्तर पता है ना तो कुछ नहीं, आपको इसका उत्तर पता है तो सिर्फ आप एस लिख करके कमेंट कर दीजिए। अगर आपको उत्तर नहीं पता है सर इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देख लीजिए, इसका उत्तर हम पिंक कर दिए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हम कमेंट कर दिए हैं, बट अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा सर, ठीक है। आइएगा अब आप जरा बताइएगा सर कि ये क्लास कैसा लगा। अगर आने वाला अगले भी क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे पहली बार, अगर चैनल पे पहली बार आया सर तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको सारे अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा सर। तो थैंक यू, लव यू। बाकी दिल से बताना सर ये क्लास कैसा लगा। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू सर।